नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, कल का दिन जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बड़ा अहम दिन था। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और एक मरतबा फिर ये कहा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलना चाहिए, जो 5 अगस्त 2019 से पहले था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर के अहम बैठक ली और इस बैठक में कहा गया कि आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस किया जाएगा। कहीं ना कहीं सरकार के निरंतर प्रयासों से आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस प्लान को मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। आतंकी संगठनों ने युवाओं को भर्ती करने का उल्लेखनीय गिरावट आई है। आतंक मुक्त जम्मू कश्मीर का लक्ष्य जल्द पूरा किया जाएगा। डिमार्केशन प्लान तैयार किया जाएगा। सरकार की निरंतर प्रयासों से आतंकवाद का इकोसिस्टम ध्वस्त हुआ, बार बार ये कहा जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों को समन्वित प्रयासों के साथ इस दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार के निरंतर प्रयासों से आतंकवाद का इकोसिस्टम लगभग समाप्त हो गया है। एरिया डिमोनिशन प्लान और जीरो टेरर प्लान के मिशन मोड पर लागू किया जाएगा। आतंकी संगठनों में युवाओं की भर्ती में उल्लेखनीय गिरावट के लिए सुरक्षा एजेंसियों के सराहनीय प्रयासों का कहीं ना कहीं बड़ी तारीफ की गई है। एलजी मनोज कुमार सिन्हा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, भी मीटिंग में मौजूद है। आतंकवाद शाह ने कहा कि आतंकवाद मुक्त प्रदेश के लिए सभी तरह के संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा और हर संभव प्रयत्न किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाया जाए। और कल ही 5 आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया था, हम सब जानते हैं, और अभी तक काफी सारी तादाद में आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया है। लेकिन हमारे एंड पर भी काफी सारा नुकसान हुआ है। हम सीधे लिए चलते हैं रिटायर्ड कर्नल एसके मंगोत्रा के पास। उनसे जानना चाहते हैं कि उनका अनुभव क्या कहता है, क्योंकि कर्नल मंगोत्रा ने जब मिलिटेंसी पीक पे थी, टेररिज्म पीक पर था, तब उन्होंने कश्मीर में अपनी सेवाएं दी हैं। कर्नल मंगोत्रा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार विनोद जी, आपको आपने हमें इस मंच पर लाया जी। कल साहब, ये जो कल की मीटिंग है उसको आप कैसे देखते हो? उनका ये कहना है कि जो जिस तरीके से जो भर्ती लोकल लोगों की हुआ करती थी, यूथ की, वो उसमें उल्लेखनीय गिरावट आई है। और ये भी कहा है कि एक वक्त आ जाएगा जब इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। जी कल साहब। बिल्कुल विनोद जी, अगर आप देखिए, सबसे पहले हमें एक चीज मैं इसको आपको जिक्र करना चाहूंगा कि कश्मीर की खुशहाली जो है वो किसके ऊपर निर्भर है। कश्मीर की खुशहाली सबसे ज्यादा टूरिज्म पर निर्भर है। और अगर टूरिज्म वहां पर, आपने देखा है इस साल जो टूरिज्म, इवन नाउ इन विंटर में भी वहां टूरिज्म में इस वक्त होटलों में जगह नहीं मिल रही है। वो यही है क्योंकि अब खुशहाली आ रही है, अच्छे दिन जिसको बोलते थे, और अवाम ने भी ये रियलाइज किया है कि अगर हम लोग वहां जो खुशहाली लाना चाहते हैं तो हमको भी फौज को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि जो कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें 5 मिलिटेंट मारे गए, फरूक नली भी मारा गया, तो ये एक बहुत बड़ी जो है, एक आप कह सकते हैं इशारा एक तरफ है कि अब जो है अवाम भी ये चाहता है कि हम वहां पर खुशहाली से रहें, टूरिस्ट आए। और दूसरा, पब्लिक भी, गवर्नमेंट भी चाह रही थी, पब्लिक भी चाहती है, अवाम भी चाहता है, गवर्नमेंट भी चाहती है कि वहां पर खुशहाली हो। और इस खुशहाली को लाने के लिए हमें जीरो टॉलरेंस पर आना ही पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, ये जो मीटिंग थी ये बहुत देर से ड्यू थी और बहुत देर से इसके ऊपर चल रहा था कि जल्द से जल्द ये मीटिंग की जाए। और जब ये मीटिंग हुई है अभी, तो इसके अंदर बहुत सी चीजें जो है वो डिस्कस हुई है। आप देखते हैं क्योंकि अभी पैरामिलिट्री फोर्सेज, हमारी जो आर्मी फोर्सेज हैं, अब आप देखिए कि 3-4 फिल्टर लगे हुए हैं हमारे बॉर्डर से लेके पीछे तक। तो तमाम फिल्टर जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर अगर काम करेंगे, ठीक काम करेंगे और अपने अपनी जगह पर जुड़ी, और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन जो है, जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा है, उसकी कोऑर्डिनेशन जो हमारे ट्रुप्स के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ और पुलिस के साथ ठीक रहेगी, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जल्द ही ये जो है वो जीरो टॉलरेंस पे हम लोग आ जाएंगे। लेकिन ये जो कहा गया कि
आतंकवाद का इकोसिस्टम लगभग समाप्त हो चुका है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? जिस तरीके से अभी भी लोकल सपोर्ट आतंकवादियों को मिल रही है। जी नहीं विनोद जी, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। आप ये कहेंगे जो सिस्टम है कि इको सिस्टम इनका बिल्कुल जो है वो खत्म हो गया है, नहीं। देखिए ऐसा है कि हमारे बॉर्डर फोर्स हैं, हमारे को पाकिस्तान पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है, हमारा अवाम जो है वो भी कहीं ना कहीं कहीं गलती कर जाता है। तो ये तमाम चीजें आस्ता 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 अब हमने, मेरा ख्याल मैं कहूँगा 70% हमने अचीव कर ली। अभी 30-40% और है जो हमें अचीव करना है, और जिसमें हमारे अवाम का, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ जो है वो जरूरी है। आखिरी सवाल करण साहब आपसे, इस इकोसिस्टम जो बड़ा सुदृढ़ बनाया है इन्होंने टेररिज्म ने, टेररिस्टों ने, इनका इस इकोसिस्टम को ध्वस्त कैसे किया जा सकता है? देखिए ऐसा है जी कि ये जो मर्जी सिस्टम बनाए, देखिए हर स्ट्रेटेजी चेंज होती है, ये लोग स्ट्रेटेजी चेंज करते हैं, हम लोग भी उस स्ट्रेटेजी को चेंज करते हैं। इस सिस्टम को ब्रेक करने के लिए हमें अपना ग्रिड जो है वो बनाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस ग्रिड, और उसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। आप ये मत सोचिए इससे काम नहीं हो रहा, ये इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत जल्द ही कार्रवाई होगी, और आप देखेंगे कि इनका इकोसिस्टम जो है वो टूट गया। वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि इनको सपोर्ट तो मिल रही है, पर फुल सपोर्ट जो है वो अभी नहीं मिल रही। जी खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। चर्चा में हमारे साथ वीरेंद्र सोनू हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, दिनेश चौहान जो एनसी के हैं, एडवोकेट दिनेश चौहान वो प्रवक्ता हैं एनसी के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सरबजीत सिंह जोहल जो कहीं ना कहीं बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूटी अध्यक्ष कहा जाएगा, प्रदेश अध्यक्ष कहा जाएगा। फिर जगदीप सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे कि कल की जो मीटिंग हुई है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के, वहां पे कहा गया है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रखी जाएगी और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर को जल्द ही बनाया जाएगा, आतंकवाद के इकोसिस्टम को समाप्त किया जाएगा। यहां तक कहा गया कि वो लगभग समाप्त हो चुका है, लेकिन सदाकत क्या है ये चर्चा का विषय है। क्या कहेंगे जगदीप जी? विनोद जी, आभार, शुक्रिया आपका जी। देखिए, इससे पहले कि हम इस चर्चा में जाएं, मैं गृह मंत्री के उस बयान की नितांत कड़े शब्दों में एक मर्तबा फिर से निंदा करता हूं। गृह मंत्री जैसे पद पर बैठकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति जो उनका वक्तव्य है, उसके लिए समुचे विपक्ष की जो मांग है उनको इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। हम उस पर पुरजोर कायम हैं। अब जो आज का विषय विशेष है विनोद जी, मैं मुख्तसर शब्दों में कुछ चीजें आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। जी दरअसल जब हम आतंकवाद पर चर्चा करते हैं और हम एक्सपर्ट्स को भी लाते हैं, एक्सपर्ट्स जिन्होंने बहुत सारा वक्त अपनी जिंदगी का गुजारा होता है मिलिटेंसी के साथ जूझते हुए, तो वो अपने अनुभव भी साझा करते हैं। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि पर्दे के पीछे की ताकतें कौन सी हैं और वो क्यों नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो। जब तक हम उन कारणों को नहीं पकड़ पाएंगे विनोद जी, मेरा दावा है जितनी मर्जी ये बड़ी बड़ी हांकें, जैसे आर्टिकल 370 की टूटन के बाद इन्होंने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, और आज आपके सामने। और सबसे बड़ी बात की जब बैठक हुई तो उसमें चीफ मिनिस्टर की कोई कहीं इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर थे जी। तो मैं आपको 2-3 बातों की तरफ आपका ध्यान ले जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं विनोद जी, आज से करीब 8 महीने पहले यूएसए जुम्बाल्ट और एचएमएस डंकन, ये 2 बड़ी पनडुब्बियां थी इंग्लैंड और अमेरिका की, जिनमें एकाएक प्रपल्शन फेलियर होता है और जब जांच बैठती है तो पता चलता है कि वो जो माइक्रोचिप्स उसमें लगी थी वो चाइना ने इंपोर्ट की थी। अब आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी, वो तमाम उपकरण मुहैया करवा रहा है, क्यों वो सैटेलाइट के जरिए, वो चाइनीज सैटेलाइट के जरिए उनको वो कम्युनिकेशन दे रहा है, कारण क्या है? दरअसल ये जो माइक्रोचिप्स है, मैं आपको बता दूं, आज चाइना की सारी नदियां पॉल्यूटेड हो चुकी हैं और जो कश्मीर का वो हिस्सा पाकिस्तान ने गिफ्ट दिया था चाइना को, शंगस वैली, जिसमें 252 ग्लेशियर है,
एक माइक्रोचिप जो कि मुश्किल से 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की होती है, उसको बनाने के लिए जनाबे हाजरीन 10,000 गैलन साफ पानी चाहिए, यानी 25,000 लीटर पानी। विनोद जी, बहुत बड़ी बात है। और दूसरा कारण है लिथियम। अब मैं पूछना चाहता हूं, यहां भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, क्यों इन्होंने वो सिक्योरिटी ग्रिड खत्म कर दिया जो कश्मीर में बना था, जिसमें तमाम एजेंसी जो थी वो इंफॉर्मेशन शेयर करती थी? और क्यों एकाएक लिथियम मिलने के बाद जम्मू का पीर पंजाल हो, वैली चनाब हो, क्यों एकाएक वहां पर मिलिटेंसी से जुड़ी एक्टिविटीज बढ़ गई और क्यों हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे? ये वो तमाम मुद्दे हैं जिनको हमें समझना पड़ेगा। हमें चाइना के इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान जो टूल किट बना हुआ है एक तरह से चाइना के हाथों, और कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से वो भारत में इंटरवीन करे। और ये जो दो नए एंटी इन्होंने नाम दिए हैं सोशलिस्ट करके, जो ग्रुप बने हैं जिसमें आपका TLF है, द रेजिडेंस फ्रंट है और पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट है, आप इनके नाम से अंदाजा लगाइए। बड़ा सोशल नाम दिया है पाकिस्तान ने जी, और इसलिए दिया है क्योंकि आतंकी संगठनों पे बैन लग गया था। चलिए सोनू जी से जानना चाहते हैं, चलिए वीरेंद्र सोनू जी, जगदीप वीरेंद्र सोनू जी से जानना चाहते हैं। सोनू जी, कल चीफ मिनिस्टर मुलाकात करते हैं गृह मंत्री से और उनको कहते हैं कि स्टेरॉइड मिलना चाहिए, मिलता है या नहीं मिलता ये अलग बात है। और दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा को लेकर के अहम बैठक करते हैं और कहते हैं कि जो सिस्टम इकोसिस्टम बना हुआ है आतंकवाद का, इसको समाप्त किया जाएगा और आतंकवाद मुक्त जम्मू कश्मीर बनाया जाएगा। जी सोनू जी। देखिए, ऐसे है कि विनोद जी, कोई पहली मीटिंग नहीं है जो माननीय होम मिनिस्टर साहब ने की है, इससे पहले भी वो मीटिंगें कर रहे हैं। यहाँ तक इकोसिस्टम को बात खत्म करने की बात आती है, मिलिटेंसी को खत्म करने की बात आती है, बयान तो आते हैं तो लेकिन शायद वो ग्राउंड पर है नहीं। अभी कल ही एक एनकाउंटर हुआ है, तो चलिए, हम तो सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले भी कहते हैं, वो पहले भी काम करती थी, आज भी कर रहे हैं, लेकिन ये जम्मू कश्मीर के ताज़ा हालात हैं। मीटिंगें तो होती रहेंगी, होम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग करनी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने वोट डाल के मैंडेट दिया था, वो मैंडेट कहाँ है आज? मुझे बताइए ना कि इतनी बड़ी सरकार 96 के बाद मेरा ख्याल पहली किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है जम्मू कश्मीर में, 96 के बाद, 96 के बाद, ठीक है। आज मुझे बताइए, लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यहाँ बात चली है लोकल सपोर्ट की, मैं कर्नल साहब को भी सुन रहा था, लोकल सपोर्ट पर वो नहीं बोले जी, तो लोकल सपोर्ट के ऊपर बात आपने की, उन पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। आज मुझे बताइए, अगर लोकल सपोर्ट मिलिटेंसी को मिल रही है या मिलिटेंटों को मिल रही है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन है जी? आज लोगों में विश्वास वाली की बात करनी पड़ेगी। जगदीप जी ने कहा, ठीक कहा, होम मिनिस्टर साहब से हमारे चीफ मिनिस्टर साहब पहले मिले, मीटिंग में नहीं है। अब बातें तो है ना, मुझे आप बताइए ना कि जो लोगों ने चुन के अपना नुमाइंदा रखा वो कहाँ है? और नंबर 2, जिस तरह से मैं 2.5 महीने से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से ये नई सरकार बनी है, वोट लेने तक तो उस पार्टी का रवैया और था, वोट लेने के बाद उनका यू टर्न है। और जम्मू कश्मीर के किसी मसले को उठाना ही नहीं चाहते, किसी मसले पर बात करना भी नहीं चाहते। मैं तो कह रहा हूं कि मैंने तो चीफ मिनिस्टर साहब का बयान ही कोई नहीं सुना। मैं भी मतलब एक नागरिक होने के नाते भी आप कुछ तो कहिए कि इस सरकार के लिए आपने पहले कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, मैं यूटी में चीफ मिनिस्टर नहीं बनूंगा, माननीय उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा। फिर आपने चुनाव लड़ा, 2 जगह पर लड़ा और घर घर जाकर वोट मांगे। जब आपने वोट मांगे, आपको पता था ये यूटी की सरकार है, इसमें पीएन ट्रांसफर नहीं होगा जो आप कहते हैं। मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर नहीं, ना मैं कैबिनेट का हिस्सा हूं, मुझे नहीं मालूम उसमें क्या है। आप ही ने कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, जब आप बन रहे थे आपको पता था ये यूटी का हिस्सा है, तब आपने वादे और किए। आज हम कहां पर खड़े हैं? आज हम सब सरकार के साथ हैं। एज ए जम्मू कश्मीर का बाशिंदा होने के नाते, एक वोटर होने के नाते, मेरे भी चीफ मिनिस्टर है माननीय उमर अब्दुल्ला साहब, इसमें तो शक नहीं ना, मेरी भी वो कैबिनेट है, मेरी भी वो असेंबली है। लेकिन आप मुझे बताइए, इनकी कीमत कहां है? आज कौन हमें पूछ रहा है? हमने ये कहा है, मेरा ये मानना है, मिलिटेंसी एक नसूर है, इसने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है। लेकिन अगर इसको आपको करना, आपको लोकल सपोर्ट की बात है, तो जो लोकल लोगों का फैसला है भाई, उसके ऊपर भी तो ध्यान दीजिए। जो लोकल लोगों ने वोट डाले हैं, लोकल लोगों ने लोग के बन के जिताया है, और बाकी ये बातें जो वादे हैं लोगों के साथ पूरे किए हैं। मैं कहता हूं विश्वास बहाली की जरूरत है। विनोद जी, ये वही लोग थे जिनकी आप कहते हैं लोकल सपोर्ट मिलिटेंटों को मिल रही है। 2002 के बाद जब हमने सरकार बनाई थी, तो हमने तो जम्मू कश्मीर के लाठी करके बताए थे जी। हमने तकरीरें नहीं की, हमने ये नहीं कहा 80,000 टूरिस्ट आ गया एक दिन में, जहां इतनी फ्लाइटें आ गई, हमने करके दिखाया। ग्राउंड पे हमारे साथ कांग्रेस भागीदार थी उस सरकार में, कांग्रेस को। और मैं कहता हूं कि मैं पूरा श्रेय देता हूं
उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उन्होंने एक पॉलिसी लेकर आए, उन्होंने एक जम्मू कश्मीर के नौजवान की बात को समझा, उन्होंने चुने हुए नुमाइंदों की बात की। विरोध जी, आज तो चुने हुए नुमाइंदों की बात नहीं होती, आज बात होती है कि सरकार कैसे गिरानी है बाकी स्टेटों में। तो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब का एक एमएलए था यहाँ जी, और 16 एमएलए वालों की सरकार बनी, अपोजिशन की सरकार, लेकिन उन्होंने डटकर उस सरकार को चलाया और उन्होंने कहा आप आइए, हम जम्मू कश्मीर के मसले का हल करना चाहते हैं। काफी हद तक वो हल हो चुका था। आज उस दिनेश चौहान जी, ये सोनू जी का कहना है कि जब वोट मांग रही थी एनसी तो बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही थी, अब जब सत्ता में आ चुके हैं तो बदले बदले सरकार नजर आते हैं। अब भाषा भी बदल गई, भेष भी बदल गया, भूषा भी बदल गई। मैं सोनू जी से मैं ये पूछना चाहूंगा कि इनको कश्मीर की जनता ने इनको बता दिया इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है वहां पे। आपको भी बताया, आप कीजिए ना, हम तो आपको कह रहे हैं आप कीजिए। एक मिनट आपने पूछा, मैंने इसलिए जवाब दिया। प्यार से आपको सुन रहा था। नहीं, आपने कहा मैं पूछना चाहता हूँ, मैं इसलिए बोला, वरना मैं नहीं बोलता। आपको मेरे अल्फाज अच्छे नहीं लगेंगे? नहीं, पूरे अच्छे लगेंगे। आप मेरे बुजुर्ग हैं, पीडीपी आप कहाँ बहुत खड़ी सीनियर है, वकील हैं, आपकी बात को मानूंगा। ये लोगों ने आपको आईना दिखा दिया। बिल्कुल, लोगों ने हमें हराया। बाकी ये है कि हमने इलेक्शन लड़ी और इसीलिए लोगों ने वोट दिए। बिल्कुल, कश्मीर की जनता ने दिल खोल के हमें मैंडेट दिया है और चीफ मिनिस्टर बने हैं उमर अब्दुल्ला साहब। अब क्योंकि यूटी की सरकार है, पावर्स जो है अभी डेलीगेट नहीं हुई है क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शन रूल्स इन्होंने बनाए नहीं है, लेकिन पीस का एजेंडा है वो एनसीपी चाहती है। ये काफी अभी डींगे मार रहे थे बीजेपी के साथ, इन्होंने जब सरकार बनाई थी उस वक्त इनको मिलिटेंसी नजर नहीं आई पीडीपी वालों को, लेकिन आज ये कह रहे हैं ठीक है, हमारा भी कंसर्न जो है कश्मीर के लिए उतना ही है क्योंकि हर आदमी जो है पीस चाहता है। अगर कश्मीर की आवाम ने जनता ने वोट दिया है, उन्होंने यही सोच के दिया है कि जम्मू का जो लिंक था ना कश्मीर के साथ, 4:30 बजे आप बंद करवाते थे। ये थी आपकी देन, 96 से लेकर 2002 तक। 2002 के बाद मुझे सुन लीजिए ना सोनू जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात आपको दोबारा नहीं गुजरेगी। मेरे यहाँ बड़े भाई हैं, 96 से लेकर 2002 तक आपने टनल 4:30 बजे बंद करवाया था, हमने आते हुए 24 घंटे खुलवा के दिया था। हमने लोगों को घरों में जाकर सीबीएम कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। जब मैं सुनूंगा आपने कहा था आपने डीके, हमने डीके नहीं आकी, हमने ग्राउंड पे काम किया, कंधे पे चढ़ के किया है। खुद ही आपने कहा है कि 16 एमएलए थे आपके, बिल्कुल, और आपने सरकार चलाई वहां पे, बिल्कुल। उस पे मैं नहीं जाना चाहता, मैं इस वक्त के हालात की बात करता हूँ कि कश्मीर की जनता जो है, अवाम जो है वो पीस चाहती है और उमर अब्दुल्ला को वोट इसलिए मिले कि वी वांट टू गिव ए गुड गवर्नेंस, और गवर्नेंस के लिए जो हमें लोगों के जितने भी हल मसले हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विद इन द पावर्स विच आर डेलीगेटेड टू अस। हाँ, स्टेटहुड का है कल, क्योंकि हमारी मीटिंग हुई है होम मिनिस्टर साहब के साथ, चीफ मिनिस्टर का, और वी आर वेरी होपफुल और बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग रही है। और लेकिन ये इधर मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, ये पार्लियामेंट अगर चलने देंगे, क्योंकि अडानी के बाहर ये निकलते नहीं है, वो एक बड़ी समस्या बनी है, नहीं तो बिल पेश होता तो स्टेटहुड की बात भी खत्म हो जाती। स्टेटहुड जैसे मिलेगी तब इनको पता चलेगा कि गवर्नेंस नाम की क्या चीज होती है, लोगों के मसले कैसे हल होंगे, और ये कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता जो है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रखा उमर अब्दुल्ला ने। अब मैं रिपीट करूंगा, एक सुन लीजिए, रिपीट करूंगा कि चीफ मिनिस्टर देखिए आप, उन्होंने जम्मू से दिया, मिनिस्टर जो है वो जम्मू से दिए, कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि उनको दोनों रीजन्स को बैलेंस कर रखना है, इसलिए दोनों की प्रॉब्लम्स को हल करते हुए जितनी पावर्स हैं उन्होंने एक गुड गवर्नेंस देने की कोशिश की है। और वी आर वेरी होपफुल, जैसे ही स्टेटहुड मिल जाएगी उसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे कि एनसी की हुकूमत जो है वो कई सालों तक लोग इसको याद रखेंगे। आप क्यों नहीं चलने दे रहे संसद, एनसी के लिए क्यों मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं आप, हमें ये बताइए। चलिए, पहले मैं सरबजीत जी से जानना चाहूंगा। सरबजीत जी, कल 2 मीटिंग, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना सरबजीत जी? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। कल 2 मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर ने गृहमंत्री से मुलाकात की और गृहमंत्री ने सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी आला मीटिंग ली है। इन दोनों मीटिंग को लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो बड़ी अच्छी बात मैं सुन रहा था, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि कांग्रेस जो है ये अडानी से बाहर नहीं निकल रही।
सही बात है। दूसरा नंबर, जो सिक्योरिटी की मीटिंग हुई जी दिल्ली में, मैं समझता हूँ कि शायद उमर अब्दुल्ला जी काफी उतावले हैं कि जल्दी जल्दी स्टेटहुड मिलना चाहिए। अभी बहुत सारे मसले जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं जिन पे बात होनी चाहिए। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो था, उस पे अभी बहुत सारी चर्चाएं और बहुत सारे काम हैं। ये स्टार्ट तो करें, और ये बिल्कुल एकदम से स्टेटहुड पे आके अटक गए हैं। तो पीडीपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि जब आपने मैनिफेस्टो बनाया कि आप यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, जब आपने इलेक्शन ली, सबको पता था ना कि जम्मू कश्मीर एक ड्यूटी है, इनको भी मालूम था। अब जब सरकार में आए हैं और वो लुभाने वादे जो मैनिफेस्टो में इन्होंने किए थे, डूबते जहाज कांग्रेस के साथ, कि शायद हम लोग कुछ करेंगे, तो आज इनको समझ आ रही है। अच्छी बात है, ये कांग्रेस को पीछे रख रहे हैं। उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में अगर कांग्रेस का साथ रहेगा तो जम्मू कश्मीर की हालत और खस्ता होंगे। यहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है, यूटी है, आज हम स्टेट तो नहीं कह सकते, जिसके सारा बॉर्डर लगा हुआ है। आप देख लीजिए, चाइना से लेके पाकिस्तान तक सारा बॉर्डर है। मैं तो समझता हूँ, और जम्मू के लोग भी ये समझते हैं और कश्मीर के लोग भी समझते हैं, सिक्योरिटी जो है वो केंद्र में ही रहनी चाहिए। इनको पहले भी दी थी, कहते हैं ना, अनाड़ी आदमी को अगर गाड़ी दे दें तो वो एक्सीडेंट कर देता है। तो ये केंद्र को मालूम है कि जब भी हमने सिक्योरिटी के बात आई, कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई, तो हमेशा हालात खराब हुए। कश्मीर को इन्होंने एक सरबजीत जी वापस लौटते हैं। सरबजीत जी वापस लौटते हैं। जगदीप जी, आपसे वापसी पे ये सवाल पूछा जाएगा कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपको ठीक ग्रिल किया है, लेकिन लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और सीधे जगदीप सिंह के पास चलते हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। जगदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो दिनेश जी ने बड़ा ठीक आपको ग्रिल किया है, और मैंने भी कहा है कि अपने ही गिराते हैं नशेमन के बिजलियां। ये आपका हिस्सा है इंडिया ब्लॉक का, और इन्होंने कहा कि ये चलने दीजिए, संसद तो चलने दीजिए, पार्लियामेंट तो चलने दीजिए, अडानी से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे हैं आप? उसका नुकसान जम्मू कश्मीर को, खामियाजा जम्मू कश्मीर को उठाना पड़ रहा है। विनोद जी, मैं पूरे सम्मान के साथ सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता को बता दूं, उनकी वेशभूषा से लगता है वो अधिवक्ता है, लेकिन अधिवक्ता होने का मतलब ये नहीं है कि कानून की सारी किताबें सिर्फ उन्होंने ही पढ़ी हैं। थोड़ा सा पहले तो ये समझ लें कि संविधान पर चर्चा थी देश की संसद के अंदर, जम्मू कश्मीर या बाकी प्रदेशों के मसले मिसाइलों पर नहीं थी। संविधान के 75 वर्ष होने पर संविधान पर चर्चा थी। तो ये आरोप लगाना बंद करें कि जम्मू कश्मीर को लेकर बात क्यों नहीं की। और दूसरी बात, यहाँ तक मैं जानता हूँ, सुनीता विलियम्स जो है बेचारी, वो अभी भी वापस नहीं पहुंची है धरती पर। ये तो यहीं रहते हैं ना, इसी ग्रह पर। ये बताएं किस विषय पर कांग्रेस ने सवाल खड़ा नहीं किया, किस विषय पर माननीय राहुल गांधी नहीं बोले? वो बेरोजगारी हो, वो कुपोषण हो, वो भूखमरी हो, वो गरीबी हो, किस पर नहीं बोले हम? और अडानी लाला पर बात क्यों नहीं हुई? पूरा देश आपने उनको बेच दिया। 2200 करोड़ की रिश्वत आप उन्हें भारत में दे रहे हैं। भारत की तमाम ब्यूरोक्रेसी को और कुछ एक नेताओं को आपने रिश्वत दी है, और अमेरिका जांच कर रहा है, और हम जांच की बात भी ना करें। दूसरी बात, मेरे भाजपा के मित्र अक्सर कहते हैं, अब तो उनका ये जुमला बन गया है, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। मैंने बड़ी बार जवाब दिया है इनको, आज फिर से देता हूं। जब कोई जहाज डूबता है तो सबसे पहले जो चूहे उस जहाज में छिपे होते हैं ना कोनों में, वो भागते हैं। और कांग्रेस डूबता हुआ जहाज नहीं है। कांग्रेस वो जहाज है जिसने उन लहरों से मुकाबला किया है जो लोकतंत्र का गला रेतने पर उतारू है। और कांग्रेस आज भी जमीन पर उसी तरीके से उतनी बेबाकी और उतनी निर्भीकता के साथ खड़ी है। तो बराए मेहरबानी तंज कसना बंद कीजिए पॉलिटिकल पार्टीज पर। ये बताइए, जिस विषय पर आज की ये बैठक है, आज की ये चर्चा है, आतंकवाद पर चर्चा हुई है।
खास तौर से मैं ये उम्मीद कर रहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर जो अमित शाह ने कहा उस पर कम से कम विपक्षी जमातें कुछ ना कुछ कहेंगी, लेकिन कोई जवाब किसी को दो बातें बताई। अब मैं एक और बड़ी अहम तरीन बात आपकी नजर करना चाहता हूं विनोद जी। जी आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जब हमला हुआ था जेड मोड़ पर, उस वक्त शेख सज्जाद गुल, ये कमांडर है लश्कर तोयबा का, मैं आपको बता रहा हूं किस तरीके से जम्मू में मिलिटेंसी बढ़ी है। ये मुद्दे की बात है और बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं, और ये कोई बहुत होमवर्क करने वाला एक्सपर्ट ही आपको बता पाएगा। शेख सज्जाद गुल ने एक स्टेटमेंट दिया और उसमें उसने चाइना को सपोर्ट करते हुए ये कहा कि पीआरएफ ने जो ये अटैक कैरी आउट किया है, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में पीपल एंटी फासिस्ट फ्रंट को सपोर्ट करेगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, दरअसल मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूं, जो सिक्योरिटी ग्रिड बना था कश्मीर में, ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, जिसके बाद, क्योंकि मेरे जिंदगी के आप जानते हैं 2.5 दशक निकले इसी अखबार नवीसी में और इन्हीं विषयों को कवर करते हुए, तो मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूं कि इससे पहले एजेंसीज जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती थी। पुलवामा अटैक को राकेश बलवाल आईपीएस ने कैसे क्रैक किया, कैसे वो एक मोबाइल नंबर से ट्रेस आउट हुआ, रा के टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में जाकर, वो एक संजोग था, वरना ये भी पता नहीं चलता। तो मैं बता रहा हूं वो जो सिक्योरिटी ग्रिड बनाया था उसे क्यों तोड़ दिया गया, और चाइना ने एकाएक सोनू जी से जो है वो हमला किया लद्दाख में। जी मैं सोनू जी से जानना चाहता हूँ। सोनू जी, आज तो जगदीप जी बता रहे हैं कि सिक्योरिटी ग्रिड तोड़ दिया, क्यों खत्म कर दिया उसको, आतंकवाद। क्या जो कांग्रेस के प्रयोग थे 84 में गवर्नमेंट टॉपल करना, 87 में रिगिंग होना, क्या ये आतंकवाद के कारण नहीं थे? देखिए, इसमें तो बड़ी बात क्लियर है विनोद जी कि जब भी मैंडेट के साथ छेड़छाड़ हुआ जी तो लोगों में विद्रोह हुआ। 87 में जो हुआ वो सबके सामने है जी। आज जिस मुसीबत के साथ हम 2-4 हैं तो उसका जन्मदाता तो 87 ही है ना जी। और करने वाले जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है वो भी सामने है जी। तो कोई बात नहीं। आज अलग बात है कि आज डायरेक्टर साहब ने प्रोड्यूसर साहब को कह दिया कि आप संसद क्यों नहीं चलने देते, ये कह दिया ना उन्होंने। अब ये तो अपोजिशन, मैंने कहा नहीं, सुनिए, मैंने कहा नहीं जी, मैंने कहा नहीं। अब बहुत गंभीर विषय है। पहले तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ये कहते हैं, कांग्रेस को नसीहत देते हैं कि भाई आप ईवीएम से बाहर आ जाइए जी, आप इस मसले से बाहर आ जाइए। पहले तो आपको वहां ही वो डिरेल कर देते हैं जी। अब चैनल पे डिबेट है और बहुत सीनियर डीएस चौहान साहब हैं, बहुत सीनियर वकील भी हैं और बहुत सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं। उन्होंने कहा जी कांग्रेस इनको वो संसद जो है चलने नहीं देती है, अडानी के इर्द गिर्द घूम रही है। मैं जगदीप जी की बात के साथ सहमत हूं कि अडानी का मसला जम्मू कश्मीर के साथ भी रिलेटेड है। तो अमेरिका जांच कर रहा है, वो कहता है कुछ करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर में भी रिश्वत दी गई है, कह रहे हैं ना। अब ये नहीं मालूम अगर ये बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई वो मौका अजाई नहीं जाना देना चाहती जिससे वो भारतीय जनता पार्टी को खुश ना कर ले। अब इस चैनल की डिबेट में मुझे समझ नहीं आ रही कि जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस की सरकार चल रही है या एनडीए की सरकार चल रही है, ये भी समझ के बाहर है मेरी बात, क्योंकि जो चैनल में घटा है चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय बन चुका है। अब इसके ऊपर भी बात, अब इसके ऊपर जो दोनों ही मेरे भाई बता सकते हैं, एक मेरे से बहुत बड़े उम्र में, एक चलो मेरी हम उम्र ही होंगे। तो मैं ये समझता हूं कि आज की जो चैनल की जो डिबेट विनोद जी आपकी लोग देख रहे हैं, आज जम्मू कश्मीर में एक नया क्वेश्चन मार्क लग चुका है। ये एनडीए है या इंडिया है? एनडीए है कि इंडिया है, मुझे समझ ही नहीं आ रही भाई। मैं कह रहा हूं कि वो अपने ही साथियों पे कटाक्ष कर रहे हैं, वो कह रहे हैं संसद वो चलने नहीं देते। लेकिन एक बात के साथ मैं सहमत हूं जगदीप जी की, संसद में जम्मू कश्मीर तो डिस्कस ही नहीं हो रहा, जिससे जम्मू कश्मीर का नुकसान हो रहा है। संसद के ऊपर डिस्कशन तो संविधान के ऊपर हो रही है। संविधान में उन्होंने BR अम्बेडकर साहब के बारे में जो टिप्पणी की है, मैं उसको कंडेम करता हूं और मैं कहता हूं कि होम मिनिस्टर साहब को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुंह से एक बार भी वो लफ्ज नहीं निकलता। वो कोई वो दिन जाया नहीं जाना देना चाहते, वो कोई भी घटना वो छोड़ते नहीं है जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खुश ना कर पाए। तो एक कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि वो कहां पर खड़ी है। नंबर 2, जो आप बात हम करते हैं, मैं पहले भी ये कह रहा हूं, मेरा जो आपकी जो हमारे पूरे चैनल के जो पार्टिसिपेंट हैं, हमारी चिंता का विषय है जम्मू कश्मीर। भाई एक विधान, एक निशान, एक प्रधान की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी इस डिबेट में है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में 2 सरकारें बना दी हैं, एक सरकार हमने चुनी है, एक दिल्ली वाले चला रहे हैं। अब पता लग नहीं रहा। मैं इस सरकार के लिए तो एक बात कहता हूं, अन्ना मारे अन्नी नु कसोन बजे थमीनू, पता ही नहीं चल पा रहा किसने क्या करना और क्या नहीं करना, सीधी सी बातें है ना। तो मैं अब बात वही आ जाती है,
जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट मांगती है तब कहती है हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम इस तरह कर देंगे, हम उस तरह कर देंगे। अब कह रहे हैं हमारे हाथ बंधे हैं, भाई तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला लुटा क्यों है, मुझे राज्य से गिला नहीं, तेरी रैबरी का सवाल है। दिनेश जी, आपको जवाब देना पड़ेगा। दिनेश जी, आपको इन्होंने डायरेक्टर बनाया और कांग्रेस को प्रोड्यूसर बनाया आतंकवाद के लिए। जी दिनेश जी, आतंकवाद के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया, आपको डायरेक्टर और कांग्रेस को प्रोड्यूसर बनाया है, ये सोनू जी कह रहे हैं। और कांग्रेस को देखिए ये कितनी बिल्कुल ये कितनी निंदनीय बात है कि कितने विश्वास से इन्होंने कह दिया डायरेक्टर प्रोड्यूसर। पहले तो इनको ये अल्फाज वापस लेने चाहिए। मैंने 87 के लिए कहा, कश्मीर में इनका क्या मतलब है इस बात से? आप भी ने तो वहां वोट की चोरी की, किसी दूसरे ने की नहीं। डायरेक्टर प्रोड्यूसर उस वक्त तो होता है ना जब जीते को हराओगे। विनोद जी का क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, यहाँ आप उसको डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं जी। उन्होंने ये पूछा था कि ये क्या कारण थे, आपने मिलिटेंसी के साथ उसको जोड़ दिया जी कि साहब इसमें जो कांग्रेस है और एनसी है इन्होंने मिलकर ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे। तो आपको ये पहले तो नेशनल टीवी पे ऐसी डिबेट में ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए। मैं फिर रिपीट करता हूँ, आप दूसरे को तो कहते नहीं ना, मैं 87 के लिए कहता हूं। बहुत चंद सालों के लिए हुकूमत की है जम्मू कश्मीर में, लेकिन डींगे आप ऐसे मार रहे हैं। और जितनी की आपसे अच्छी की है, जम्मू कश्मीर के लोगों का भला किया, आपकी तरह जम्मू कश्मीर को दलदल में नहीं फंसाया। जितनी भी की है आपसे अच्छी की है, चंद सालों के लिए ऐसी की है, लेकिन की है आपसे अच्छी की है। आज भी 2002 से 2005 ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर का बीजेपी वाले। अरे आप सुन लीजिए ना, आप सुनिए ना, आप गलत कहते हैं तो मुझे सुनते नहीं हो, बीच में इंटरप्ट करते हो। नहीं सुन लीजिए पहले। दूसरा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने ये बोला, ये पॉलिटिकल डिबेट है, गुस्सा नहीं करते हैं आप मेरे बड़े भाई हो। अभी इन्होंने ये कहा कि बड़े भाई तो ठीक है, मैं पूरी रिस्पेक्ट के साथ आपको बड़ा भाई कह रहा हूँ। तो ये आपको ऐसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। 87 के लिए कहा ना, वो तो सच है, टूट गया उसमें कि मिलिटेंसी क्या कांग्रेस ने लाई है स्टेट में? मैंने 87 के लिए बात की का रोल है कोई? अगर ऐसा है तो आपने उस वक्त केसेस रजिस्टर करने चाहिए थे। आप कौन सी हुकूमत चला रहे थे? आप नहीं, हम नहीं थे हुकूमत में, हम 2002 में आए। एलिगेशन लगाते हैं। मैंने कहा 87 में दुनिया जानती है वोट की चोरी हुई है। आपने सारा कश्मीर चलाया, आपने। मैंने कह रहा हूँ 87 में दुनिया जानती है, मैंने झूठ क्या कहा इसमें? ये इलेक्शन जो अभी इलेक्शन हुई है उससे पता चल गया है कि पीडीपी कहाँ स्टैंड करती है। आइए ना ग्राउंड पर, आइए ना इलेक्शन के रिजल्ट को लेकर ग्राउंड पर आइए ना। मैं तो कह रहा हूँ चौहान साहब जो वादे किए वो पूरे कीजिए, हम क्या कह रहे हैं? 3 पे आप आगे हो। बिल्कुल हम हारे हुए हैं, हम हार के बाहर बैठे हैं, हम तो मान रहे हैं हमारे। इसीलिए सवाल आपसे हो रहा है ना, और किसी से नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी। दूसरा, अभी बीजेपी वालों ने ये बोला कि हमने जब इलेक्शन लड़ी इनको पता था ये यूटी है। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल का मौका दिया था। इन्हीं के सॉलिसिटर जनरल ने वहां स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम इलेक्शन भी करवाएंगे और उसके बाद स्टेटहुड। उन्होंने कहा ये मसला हम इधर ही छोड़ देते हैं। उसी विश्वास के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ी गई। अब ये अपनी बात से पीछे हट जाएं, ये दुर्भाग्य है। हम तो यही कह रहे हैं बार बार के साहब आप स्टेटहुड दो, क्योंकि ये हमारा एजेंडा था। रेजोल्यूशन 370 का था, वो हमने पास करके इन्हीं के पाले में डाल दिया है। अब ये रही बात स्टेटहुड की, तो स्टेटहुड का कल भी मीटिंग हुई, मैं फिर रिपीट करता हूं, उसमें उन्होंने एश्योर किया। अब कितनी जल्दी देते हैं ये बीजेपी का काम है और सेंट्रल की हुकूमत का है कि कब वो पार्लियामेंट में बिल पेश करते हैं। और मैं इस कंटेक्स्ट में कह रहा था कि अगर पार्लियामेंट चलेगी तो बिल पेश होगा तो स्टेटहुड का मसला हल होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये है कि वहां पे जो है पार्लियामेंट नहीं चल पा रही है कई कारणों से, और कई कारणों में हम भी हिस्सेदार हैं क्योंकि हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। लेकिन कई जगह ये नहीं है कि आप उन मुद्दों को ध्यान हटाने के लिए आप पार्लियामेंट ही ना चलने दीजिए। ये मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि अगर बिल पेश होगा तो स्टेटहुड का मसला जो है वो जल्दी से जल्दी डिसाइड हो सकता है। चलिए सरबजीत जी, क्या मंशा है केंद्र सरकार की? क्या स्टेटहुड देना है कि नहीं, अभी लटकाना है? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो यहाँ आतंकवाद का जो मुद्दा है जी, केंद्र की सरकार बिल्कुल सीरियस है। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पे वो जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। पिछले 10 साल से आपने देखा कैसे हालात
जम्मू कश्मीर के चेंज हुए, और 2024 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार आई, कितना बढ़िया माहौल यहाँ बनाया। आज जम्मू कश्मीर में आपने देखा कितने % वोट पड़े, और वो सरकारें भी देखी पहले की, जो कांग्रेस एनसी या कांग्रेस पीडीपी के साथ यहाँ चली जी, और पूरे जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के एक आग में झोंका। तो आज केंद्र सरकार जो है बहुत सीरियस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सिक्योरिटी का मसला है, पूरे देश का मसला है, जम्मू कश्मीर का मसला नहीं है। और यहाँ पर अगर आतंकवाद बढ़ता है, यहाँ आतंकवाद की वारदातें होती हैं, तो यहाँ की सरकार भी जिम्मेवार है। वो एकदम से बोल देना कि वहाँ अब परिस्थितियां यहाँ कैसी हैं, बॉर्डर है, पाकिस्तान है, चाइना है, यहाँ कितना बड़ा पूरे हिंदुस्तान का फोकस जम्मू कश्मीर के ऊपर है, और ये कहते हैं होम इनके पास है। अरे होम है तो तभी तो देखो ना आज कैसे साजगार हालात बने हैं, किन परिस्थितियों में यहाँ जम्मू कश्मीर को ये लोग छोड़ के गए थे। कांग्रेस हो, पीडीपी हो या ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, आज उसको कैसे बाहर निकाला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कैसे वहां पर एकदम से कश्मीर आज बदला है। तो ये सारे सीरियस मसले हैं। इन मसलों को हम ये जोड़ दें कि स्टेटहुड के अलावा भी तो बड़े मसले हैं। मैं यहाँ पे इनको रोकना चाहूंगा। अगर यहाँ हालात अगर बदले हैं उसके लिए बीजेपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये डेमोक्रेसी में लोगों का फेथ था जिन्होंने 62% पोलिंग की। ये अपनी क्रेडिबिलिटी लेने की कोशिश मत कीजिएगा आप बीजेपी वाले, क्योंकि हर वक्त अपनी पीठ थपथपाते हैं। ये अपनी पीठ को पैट करने की कोशिश मत कीजिए। लोगों ने आपको नकारा था जम्मू में, कश्मीर में, क्योंकि 370 पे ये रेफरेंडम दिया है उन्होंने। आप सरकार में उठ के वो सरकार में होने के बाद इसीलिए उन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेशन किया, ये आपको जवाब दिया है। लेकिन आप उसके बाद भी रियलाइज नहीं कर रहे हैं और स्टेटहुड के मसले के ऊपर आप बैठे हुए हैं। सारा कुछ उन्होंने करना तो आपने मैनिफेस्टो में लिखना था ना, तब आपने जब मैनिफेस्टो बनाया तब लिखना चाहिए था। चलिए जगदीप जी, चलिए जगदीप जी, सरबजीत जी का कहना है, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हालात साजगार किए हैं बीजेपी ने। विनोद जी, बिल्कुल विनोद जी, मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं चाहूंगा लेके आ जाते हैं यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता भी शोर डालते भाई, आपका समय हालात देखो जम्मू कश्मीर में किन परिस्थितियों में यहाँ पहुंचाया है। चलिए और आप छोड़ के गए थे। सरबजीत जी, जगदीप जी जवाब दे रहे हैं मेरे सवाल का। साजगार हुआ हालात। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया और मैं बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि बराए मेहरबानी इंटरप्शन ना करें। संविधान पर मैंने बात साफ कर दी, चर्चा संविधान पर थी, लिहाजा कांग्रेस पर यह आरोप बेमानी है कि संसद चलने नहीं दी। और जिस तरीके के हालात इस संसद में इस देश ने देखे हैं, नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर देना, कैमरास का विपक्ष के नेताओं को नहीं दिखाना और रोज तक को चेंज कर देना, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन अभी जो मुद्दे की बात है विनोद जी, मैंने 2 मर्तबा इस डिबेट को मिलिटेंसी की तरफ ले जाने की कोशिश की, क्योंकि वही आज का मुद्दा था। लेकिन मुझे लगता है अब तो ये एक फैशन हो गया, जैसे अम्बेडकर साहब पर अमित शाह साहब ने बोला कि मुद्दे पर बात नहीं करनी है, इधर उधर की कहानियां सुनानी। भाजपा के प्रवक्ता जिस स्तुति गान की बात करते हैं वो उनकी मजबूरी हो सकती है, वो करते रहे। विदित है, दुनिया जानती है, देश जानता है। मेरा कि आज जो परिस्थितियां बनी हुई है विनोद जी इस देश के अंदर, उनसे हम नजर नहीं घुमा सकते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी पीडीपी के सोनू जी हमारे बड़े प्रबुद्ध आदमी है, मैं सीधा सवाल आज उनसे पूछता हूं। उन्होंने भी ये कहा, डायरेक्टर प्रोड्यूसर का मतलब एक तरह का व्यंग कसा। मैं पूछना चाहता हूं रिगिंग को, मतलब शायद ये आज तक किसी ने बात करने की जरूरत की ना हो, मैं कर रहा हूं, पर ये मेरे व्यक्तिगत स्टेटमेंट माना जाए। रिगिंग की बात पर सवाल खड़ा होता है। जिन लोगों ने रिगिंग का आरोप लगाया, जो बाद में पाकिस्तान गए और वहां के लॉन्चिंग पैड से आतंकी तैयार करके भारत में धकेलते चले आ रहे हैं मुद्दों से, अगर वो सत्ता में आ जाते तो क्या हाल करते हैं? जिस हुर्रियत का मतलब ही आजादी है, और जो अलगाववाद की राह पर चलने वाले लोग लोकतंत्र का बहाना ओढ़कर लोकतंत्र को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे, तत्कालीन सरकारों को लगा कि ये लोग लोकतंत्र का नाम लेकर नुकसान कर सकते हैं। मतलब जगदीप जी आप जस्टिफाई कर रहे हैं, 87 को जस्टिफाई कर रहे हैं।
मेरा सवाल रह गया जी। मेरा सवाल ये है, जब कश्मीर से पंडितों का पलायन हुआ तब सत्ता में कौन था? जी। जब कश्मीर में आतंकवाद शुरू हुआ तब सत्ता में कौन था? किसके थे 85 सांसद? और किसने भेजा था जगमोहन को, जिसने पहली ही शाम 300 नौजवानों को जेल के पीछे भेज दिया, जिसने जनाजों पर गोलियां चलवाई, जिसने 200 250 लोगों के मैसाकार को अंजाम दिया, जिसने ऑल इंडिया रेडियो में चढ़कर बोला गोली का जवाब गोली से दूंगा? कौन था वो जगमोहन? और क्यों भेजा उसको भाजपा ने? क्यों वीपी सिंह को मजबूर किया गया जगमोहन जी को दोबारा भेजने के लिए? कोई जवाब है? कांग्रेस पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरफ्तार में झांक लो। और मैं पहले भी कहता हूं, इतिहास में बगले वो झांकता है जिसका खुद का इतिहास नहीं होता। तो बराए मेहरबानी कांग्रेस में उंगली उठाने से पहले आतंकवाद कब शुरू हुआ, उसके लिए कौन जिम्मेदार थे? खाली बूटा सिंह का नाम लेकर जैसे इनके कुछ प्रवक्ता लेते हैं, बात नहीं बनने वाली। आपको जवाब देना पड़ेगा जो जगमोहन जी ने यहां किया। आपको बताना पड़ेगा उन कश्मीरी पंडितों के स्टेटमेंट्स को, उन नेताओं के स्टेटमेंट्स को जो कहते हैं कि डीएसपी आता है, मेरे हाथ में एक टिकट पकड़ाता है, कहते हैं जम्मू जाओ, आपके सारे इंतजाम कर दिए हैं। तो बराए मेहरबानी इसलिए आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला बंद कीजिए। आतंकवाद पर आपने क्या किया उसकी बात कीजिए। क्यों आर्टिकल 370 की टूटन के बाद आज हालात ऐसे हैं? अरे आप कह रहे हैं हालात ठीक हो गए। मोदी जी डोडा में जाते हैं भाषण देने और 16 किलोमीटर दूर अभी जिस दिन भाषण दे रहे होते हैं वहां पे एनकाउंटर चल रहा होता है। क्या हालत बना दी आपने। आज जम्मू जैसा शांत खिता आतंकवाद की जद में है और आप कहानियां सुना रहे हैं चैनल पर बैठकर। तो बराए मेहरबानी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और जम्मू कश्मीर किसी की बपोती नहीं है, कोई एहसान नहीं करेगी भाजपा हमें हमारा स्टेटहुड देकर, वो हमारा राइट है। आपने छीना है उसके लिए माफी मांगो। सोनू जी थोड़ा सा उन्होंने जस्टिफाई किया 87 को, कहा कि इलाहाबादियों की सरकार होती तो क्या होता। देखिए ऐसे है कि अब 87 को इन्होंने थोड़ा जस्टिफाई किया, मेरा जवाब देना बनता है। वैसे इतिहास का हिस्सा बन चुकी है वो चीज। अब जो हमने उसके बाद मतलब जो हमारे ऊपर झेलना था हमने झेल लिया। आज उस जो दुविधा में हम फंसे हैं, शायद 87 की इलेक्शन ही है। लेकिन यहाँ तक मेरे भाई जगदीप जी ने कहा कि अगर वो सत्ता में आते तो क्या करते, तो मेरे हिसाब से जो इन्होंने उस वक्त फार्म भरा था विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही भरा था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही वो चुनाव लड़े थे। चलिए मैं अब उस पर जाऊंगा तो ये कहेंगे कि ये पुरानी बातों को करते हैं, हम प्रेजेंट सिनेरियो पे भी आ जाते हैं। लेकिन एक बात इसमें क्लियर है, 87 की रिगिंग नहीं होती, जम्मू कश्मीरी सलाहत में नहीं होता। अब उसके लिए कौन जिम्मेवार है कौन नहीं है, उस वक्त पता नहीं। जगदीप जी कांग्रेस के साथ थे नहीं थे, मैं तो बहुत छोटा था, जो हमने इतिहास से पढ़ा, जो बुजुर्गों से सुना। चलिए मैं इसके ऊपर भी डिबेट नहीं करता। लेकिन एक बात इसमें जरूर है कि आज जिस जगह पर हम खड़े हैं उसके लिए सब लोगों ने काम करना है, लेकिन जिम्मेवारी दो लोगों की है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी। इनके पास मैंडेट है ना जी। अब जब मैं सवाल करता हूं, चौहान साहब गुस्से में आते हैं, ये मेरा हक है एज अपोजिशन मेरा सवाल करने का। यहाँ हमारी मदद की जरूरत है, हम आपके साथ हैं। अब सरकार संख्या कम है, भले संख्या कम है, चलो 3 ही सही, लेकिन अपोजिशन में है। लेकिन यहाँ सरकार को अच्छा काम करेगी तो हम उसकी हम वेलकम भी करेंगे, उसकी प्रशंसा भी करेंगे और उसकी आभार भी व्यक्त करेंगे। अब बात वही आ जाती है कि जब हम सत्ता में हैं तो सवाल आपसे होंगे। हमने 2-2.5 महीने देखा, जब 2.5 महीने के बाद हमें लग रहा है कि जो इस वक्त की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के सामने बोलना नहीं चाहती, अपनी मांग रखना नहीं चाहती, तो एज ए अपोजिशन हमारा हक बनता है उसके ऊपर बोलना। और जो उन्होंने भी कहा कि पार्लियामेंट में बिल पेश होना है, भाई अगर पार्लियामेंट में आपको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बिल पेश होना है, कांग्रेस को नहीं पता, चलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर पता है, बीजेपी से बात करके उनको पता लग चुका है कि बिल होना है, तो वो करवाइए ना जी। हमारा मसला स्टेटहुड तो नहीं, हमारा तो 5 अगस्त 2019 से पहले वाली पोजीशन है। इन्होंने एक बात कही चौहान साहब ने, हमने पहले दिन रेजोल्यूशन पास करके इनके पाले में गेंद डाल दी है। यहाँ पालों में गेंद डालने का मसला नहीं चौहान साहब, यहाँ मेरी और आपकी शख्सियत का मसला है, हमारे आने वाले नौजवान की, मैं कह रहा हूं मुकद्दर का मसला है, उनके भविष्य का मसला है। आप ये नहीं कह सकते हमने गेंद उसके पाले में डाल दी। यहाँ गेंदों का खेल नहीं हो रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आपको बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, आपने 370 और 35 पर वोट मांगे हैं, इसलिए आपके चलिए समय नहीं है, समय मुझे अच्छी नहीं लगी कि आपने कहा हमने गेंद उनके पाले में डाल दी है। आप सुखन तो उतार नहीं रहे,
आप जम्मू सोनू जी, कश्मीर के लोगों सोनू के जी, प्रति 2 महीने में आप जवाब आपके दें, ऊपर सरसों नहीं आपको जमेगी। जवाब देना पड़ेगा। 2 आपने महीने के 370 अंदर और expect मत 35 पर कीजिए। वोट चलिए, मांगे हैं। चलिए, ये बात सोनू सोनू जी, चुनेंगे। सोनू जी और दिनेश जी और सोनू जी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरबजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।